So hello everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about phases of cell division and cell cycle. ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है. प्लीज़ आप लोग इस वीडियो पे डिपेंड मत रहना जब तक डिटेल लेक्चर ना करके देख लो. ड्रॉपर के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, 100% हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है. बट फ्रेशर प्लीज़ एक बार डिटेल लेक्चर ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही यहाँ आना. नहीं तो ऐसे ही आओगे बिना रिवीजन बिना लेक्चर डिटेल किए हुए तो दिक्कत होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस मेरे साथ साथ रिवाइज़ करना है और कुछ नहीं. इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप जब डिटेल लेक्चर करोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा सब कुछ. ज़ाइगोट, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड सब कुछ बताया जाएगा. तो आप लोग डिटेल लेक्चर करके आना, उसके बाद ही ये वीडियो करना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे. ये जो फेजेस ऑफ सेल डिवीज़न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. 100% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है मैच द कॉलम में. बाकी भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेना डिटेल लेक्चर में, उसके बाद यहाँ पे आना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फेजेस ऑफ सेल डिवीज़न. सेल साइकिल हैज़ टू मेजर फेजेस. इंटरफेज जिसे कि हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, और एम फेज जिसे कि हम माइटोटिक फेज बोलते हैं. ओके, ये इसको देख लो. इंटरफेस जैसे कि पूछता है ना ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन में या फिर डायरेक्ट भी कि इंटरफेस क्या होता है, तो इंटरफेस इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, और उसका जस्ट अपोजिट एम फेज होता है. एंड एम फेज इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेस. अब इसका मतलब आपको समझना है तो जो डिटेल लेक्चर किया होगा तो उसको तो समझ में आएगा. मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैंने पहले ही कहा था ये रिवीजन है, तो रिवीजन की तरह मैं एक सिंपल ट्रिक्स वगैरह बताऊँगी कि कैसे इसको याद करना है, क्या करना है. बाकी इसका कोई भी कंसेप्ट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी. अगर करने लगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा. ये बस रिवीजन के पर्पज़ से मैंने बनाया है. ओके, तो सेल साइकिल के दो फेज़ होते हैं, इंटरफेज, एम फेज़. इंटरफेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एज सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग ईयर. सेल डिवाइड नहीं होता है यहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में प्रिपरेशन होता है. मतलब आप एग्जाम्पल समझो, जैसे शादी होता है, शादी के दिन शादी एक दिन का काम है, एक दिन में सब कुछ हो जाता है, ठीक है. लेकिन उस शादी के लिए एक महीने से सब बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं. डीजे करना है तो खाने की तैयारी, क्या खाने में रहेगा, तो ये सब बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, ठीक है. तो हमारा एक प्रिपरेशन हो जाता है, प्रिपरेटरी फेज़ होता है. और क्या होता है यहाँ पे, मोर देन 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल इज़ टेकन बाय इंटरफेस. होता है ना, शादी तो एक ही दिन का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन शादी के पहले वाला टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. उसकी तैयारियाँ करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. तो ये आप इंटरफेस ये समझ के चलो कि शादी के पहले होने वाली तैयारियाँ, तभी तो इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज़ बोलते हैं. यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करते हैं, बस तैयारियाँ होती हैं. लिखा है ना, इट इज़ अ प्रिपरेशन फेज़. इन ह्यूमन सेल साइकिल नियरली 23 आवर्स आर रिजर्व फॉर इंटरफेस. ये पता है ना कि ये क्या कहते हैं, ह्यूमन सेल्स में 23 आवर्स वहाँ रिजर्व्ड होता है इंटरफेस के लिए. और बाकी देखो यहाँ पे ईस्ट का भी देख लो. ईस्ट का क्या होता है, 90 मिनट्स होता है, यानी कि 1.5 घंटे. इकोलाई का होता है 20 मिनट्स. और एडल्ट हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स के डू नॉट डिवाइड नहीं करते हैं. बाकी पीछे पढ़ोगे सब बताया जाएगा डिटेल. अब आ जाओ एम फेज. एम फेज यानी कि यहाँ पे सर ने माइटोसिस लिखा हुआ था, जो माइटोटिक होगा, गलती से हो गया होगा, तो माइटोटिक फेज. हियर एक्चुअल सेल डिवीज़न, यहाँ पे होता है सेल डिवीज़न, यानी कि ये है शादी वाला दिन. यहाँ पे काम बहुत ही क्या कहते हैं, थोड़े समय का काम है. लेस देन 5% टाइम इज़ टेकन बाय एम फेज. ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि आधा काम तो यहाँ पे हो चुका है, 95%. इसको भी फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. ओके, ये हमारा इंटरफेस फर्दर डिवाइसेस इन सब फेजेस. G1 फेज जिसे कि गैप 1 बोलते हैं, एस फेज जिसे कि सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज जिसे कि गैप 2 फेज बोलते हैं. ओके, कैरोकाइनेसिस, कैरो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न. साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है सेल डिवीज़न, साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न. ओके, अब देखो यहाँ पे हाँ, इंटरकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इन G1 फेज, एस फेज और G2 फेज. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे. कैरोकाइनेसिस हैज़ 4 सब फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे. पहले हम G1, एस फेज, G2 फेज, इंटरफेज का देख लेते हैं, जो तैयारियाँ 95% इतना सारा टाइम लेता है उसको देख लेते हैं. ओके, तो ये हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया. ये हमारा बीच में G1 के पहले हमारा G डॉट आता है. यहाँ पे सेल डू नॉट डिवाइड हियर बट आर मेटाबोलिकली एक्टिव एंड दस दे कैन इंटर G1 वेन एवर दे गेट सिग्नल टू डिवाइड. ओके, इतना तो इंग्लिश सबको आता ही होगा, समझ ही गए होंगे. इसको हम क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं, G डॉट को क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं. ओके, अब हम आ जाते हैं जीवन में. जीवन में क्या होता है कि ये इसको क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज. इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट सेल ग्रोथ, अमाइनो एसिड, RNA, ATP, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बट फॉर DNA रेप्लिकेशन.
यहाँ क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए जो है तैयारियाँ की जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होता है। क्वेश्चन में आता है, ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन ये याद रखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ नहीं होता है। बस एक तरह से समझ लो कि बस तैयारियाँ होती हैं, बाकी सिंथेसिस यहाँ पे नहीं, सिंथेसाइज नहीं होता है यहाँ पे। एस फेज़ ये होता है, ये मेन फेज़ होता है जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये क्वेश्चन आएगा कौन से फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और कहाँ। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म। इसको देखो ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी फॉर सेंट्रियोल, सी फॉर साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन साइटोप्लाज्म, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन न्यूक्लियस। ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। यहाँ पे डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में। और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ये देखो डीएनए को हम सी से डिनोट करते हैं और क्रोमोसोम को एन से डिनोट करते हैं। तो 2C 4C हो जाएगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे 2N 2N। ओके, अब आ जाओ G2 में। G2 को हम बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज़, प्री माइटोटिक फेज़। ये नाम ये लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। ये G1 को प्री सिंथेटिक फेज़ और पोस्ट माइटोटिक फेज़, और G2 को पोस्ट सिंथेटिक फेज़, प्री माइटोटिक फेज़। अब जो डिटेल लेक्चर किया होगा तो उसको ये सब पता होगा कि इसको ये क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि डिटेल लेक्चर में सब कुछ बताया जाता है। ओके, अब G2 क्या होता है? G2 क्या होता है कि बचा हुआ जो भी काम होता है यहाँ पे पूरा हो जाता है। बचा खुचा जो भी रेस्ट ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट्स हियर, आरएनए अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स फॉर सेल डिवीजन आर मेड हियर। ओके, समझ गए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, ट्यूबलिन प्रोटीन्स। ये याद रखना है कि हाँ, ट्यूबलिन प्रोटीन किसी चिड़िया का नाम है जो कि G2 फेज़ में आता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, जो पढ़ेगा डिटेल लेक्चर में उसको सब पता चल जाएगा। बट ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये सबसे क्या है ना कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ ऐसे लिख देगा और मैच द कॉलम में पूछ लेता है। तो ट्यूबलिन प्रोटीन्स बस इतना याद रखना है कि G2 फेज़ में आता है ऐसा कुछ। ओके, अब देखो माइटोसिस, ये क्या होता है? सॉरी, माइटोटिक, यहाँ माइटोसिस लिखा है। इंटरफेज़ हमने बताया ना कि शादी की जो तैयारी वारी हो, शादी के पहले जो भी तैयारी होती है वो इंटरफेज़ होता है। और शादी वाला दिन हमारा माइटोटिक फेज़ हो गया, जिस दिन सेल डिवाइड करेगा, मतलब जिस दिन शादी होगी। तो शादी ऐसा कुछ हुआ है कभी कि शादी हो और कोई ड्रामा ना हो? ऐसा कभी हुआ है? फूफा जी हो गए, फूफा जी आए, मुंह फुला लिए कि अरे हमको तो कोई क्या कहते हैं स्टेशन से लेने ही नहीं आया, हमको तो कोई पानी ही नहीं पूछा। तो शादी के दिन कोई ड्रामा ना हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो काम तो चंद पलों का रहता है, लेकिन ड्रामा बहुत सारा होता है। तो सेम वही काम इनका है। इसको इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल वेयर रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ कौन सा होता है, तो एम फेज़ होता है हमारा। हाँ, होना थोड़ा सा ही काम है, बट ड्रामे बहुत रहते हैं, तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज़। ओके, अब ये जो लाइन दिया हुआ है इसको तो समझना पड़ेगा डिटेल ही लेक्चर में। मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन एज पेरेंट एंड डॉटर सेल्स। माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन है, सबको पता होगा। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, अभी आगे पढ़ेंगे। माइटोसिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीजन एज पेरेंट एंड डॉटर सेल आर सेम इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, haploid parent cell will give rise to haploid daughter cells and diploid parent cell will give rise to diploid daughter cells. अब हम आ जाते हैं अपने कैरोकाइनेसिस के डिवीज़न में, जो हमारा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़। ओके, तो हम देखते हैं इस अर्ली प्रोफेज़। मुझे पता है कि ठीक से सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बुक में भी ऑलरेडी इतने ज़्यादा छोटे छोटे सर ने लिखा है, इतना ज़्यादा छोटा छोटा कि बुक से भी देखना ही मुश्किल है। तो कैमरा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी जिसको नोट्स अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं भेज दूँगी उसे PDF का लिंक। ओके, तो हम अर्ली प्रोफेज़ से स्टार्ट करते हैं। अर्ली प्रोफेज़, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायग्राम ज़रूर याद रखना, ठीक है। डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, पता ही है। तो अर्ली प्रोफेज़ में क्या होता है? मैं पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या लिखा है यहाँ पे, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। सेंट्रोमियर्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स। ओके, और यहाँ क्या होता है? क्रोमेटिड स्टार्ट कंडेंसिंग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है अर्ली प्रोफेज़ का। क्रोमेटिड स्टार्ट्स कंडेंसिंग। ओके, सेंट्रोमियर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, पता ही होगा सबको। अब हम आ जाते हैं लेट प्रोफेज़। अर्ली प्रोफेज़, लेट प्रोफेज़, दोनों प्रोफेज़ ही हैं, बट अगर क्वेश्चन में देगा अर्ली लेट करके तब ऐसे करना, बाकी प्रोफेज़ के ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, लेट प्रोफेज़, ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर एट द एंड ऑफ प्रोफेज़। ओके, समझ में आ ही गया होगा। और ये डायग्राम ज़रूर याद रखना कि अर्ली प्रोफेज़ में कैसा था, ये ऐसा था, और लेट प्रोफेज़ में कैसा ऐसा हो गया, डायग्राम याद रखना। फिर आ जाओ ट्रांजिशन टू मेटाफेज़। इसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम कॉल्ड एस्टर।
एस्टर किसको कहते हैं? स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखो स्टार लाइक बना है ना, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को एस्टर कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट्स आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम कॉल्ड एस्टर। और क्या होता है यहाँ पे पूछता है, मैच द कॉलम में ऐसे ही दे दिया होता है मेटाफेज एनाफेज और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वाला सबसे ज़्यादा देता है हमेशा। स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनेटोकोर, अगर सिर्फ ऑप्शन में मेटाफेज दिया है तो मेटाफेज लगाओ, अगर मेटाफेज ट्रांजिशन टू मेटाफेज ये दिया है तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज लगाना। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू कैनेटोकोर, ये हमारा ट्रांजिशन टू मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, आ जाते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में ये देखो क्या हुआ, ऑल क्रोमोजोम अलाइन एट इक्वेटर, ये देखो सारे क्रोमोजोम हमारे एक साथ इक्वेटर पे लाइन हो गए हैं, ये देखो देख सकते हो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बना हुआ है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, और क्या आता है क्वेश्चन में कि पूछे कि बेस्ट फेज कौन सा होता है क्रोमोजोमल मॉर्फोलॉजी स्टडी करने का। बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोजोमल मॉर्फोलॉजी मेटाफेज हो जाएगा। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। सेम एनाफेज के लिए ए फॉर एनाफेज, ए फॉर एनाटॉमी। बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोजोमल शेप बोल लो या एनाटॉमी बोल लो तो एनाफेज, और बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोजोम मॉर्फोलॉजी तो मेटाफेज। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर एनाटॉमी। हो गया सिंपल। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसका डायग्राम, सारे के सारे क्रोमोजोम स्प्लिट हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। देखो क्रोमोजोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट्स, क्रोमोजोम स्प्लिट हो गए एंड क्रोमैटिड सब सेपरेट हो गए, बिखर गए हैं, सब सेपरेट अलग अलग हो गए हैं। देखो क्रोमोजोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, डायग्राम याद रखना, सब कुछ अपने आप ही याद आ जाएगा किस में क्या हुआ था, किस में क्या हुआ था। अब आ जाओ टेलोफेज। टेलोफेज में मैं लास्ट, टेलोफेज में क्या है कि क्रोमोजोम डीकंडेंस एंड लॉस देयर आइडेंटिटी, न्यूक्लियर एनवलप, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स। ये जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हुआ था कि सब कुछ डिसअपीयर होने लगा था, कंडेंस होने लगा था। इसमें क्या होता है कि डीकंडेंस होने लगता है और रिफॉर्म्स रीअपीयर होने लगते हैं सब कुछ। तो टेलोफेज जस्ट अपोजिट प्रोफेज। प्रोफेज सबसे पहले आता है, टेलोफेज लास्ट में आता है। इसको इससे रिलेट कर लो अपोजिट करके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पे क्या दिया है, ये लाइन पढ़ लेते हैं। ऑल दीज फेजेज इन कैरोकाइनेसिस आर प्रोग्रेसिव, फॉर एग्जाम्पल नो क्लियर कट लाइन्स कैन बी ड्रॉन इन बिटवीन दीज फेजेज। ओके, ये सब पढ़ लेना आप लोग, नोट्स जिसको चाहिए होगा बोल देना, मैं दे दूँगी तो पढ़ लेना उससे, और डिटेल लेक्चर में सब समझ में आ ही जाएगा। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बहुत छोटू सा है, उसको एक नज़र देख लेते हैं। एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, सेल वॉल एब्सेंट, तो जाहिर सी बात है सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है तो फ्लेक्सिबल होगा। माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट रिंग होता है, क्लीवेज होता है, फर्रो, फर्रो क्या होता है, फर्रो फॉर्मेशन ऑकर फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल। कोई चीज़ अगर एनिमल सेल में इसको इसी चीज़ को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और प्लांट सेल में इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है तो रिजिड सेल वॉल हो जाएगा हमारा, और प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं तो सेल वॉल होगा तो ये रिजिड सेल वॉल होगा, तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, नॉट फ्लेक्सिबल। फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एंड गोल्गी एट सेंटर, ये। और क्या होता है, फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, सेल प्लेट होता है, मिडिल लैमला, सेल वॉल, सेल प्लेट फॉर्मेशन ऑकर फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल। ये इसको एक नज़र देख लेते हैं क्या लिखा है। इन सम केसेस साइटोकाइनेसिस डू नॉट ऑकर आफ्टर कैरोकाइनेसिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज एराइज्ड लाइक सिनेक्टिमकम इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट एंड सिनोसिटिक कंडीशन इन फंजाई फाइकोमाइसिटीज़। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोग पढ़ोगे तो फाइकोमाइसिटीज़ और एंडोस्पर्म ये सब चीज़ समझ में आ ही जाएगा। ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस ये मैं नहीं रीड करने वाली हूँ, एनसीईआरटी में दिया, आप लोग रीड कर लेना खुद से। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। मियोसिस, मियोसिस पे आ गया अब हम लोग। मैंने बताया था ना मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स बिकम्स हाफ विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल। ये हमारा डिप्लॉइड है, मियोसिस होगा, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएगा। 4n है, मियोसिस होगा 2n सेल बन जाएगा। ये हैप्लॉइड मियोसिस नहीं, हैप्लॉइड सेल का मियोसिस नहीं होता है, कांट सर्वाइव। हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट शो मियोसिस। ओके, ये देख लेना एक बार आप लोग। कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, when we say humans have 23 pair of chromosomes, we simply mean that we have 2 copies of all these chromosomes. इसका मतलब क्या होता है, आप शॉप पे जाते हो शूज़ लेने, आप क्या कहते हो, एक जोड़ी जो है क्या कहते हैं, जूता लेना है, शूज़ लेना है एक जोड़ी। तो अगर कोई चीज़ पेयर में होता है तो पेयर मतलब कि वो नंबर में डबल होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम हमारा 23 पेयर होता है बट नंबर इन 46। पेयर जो होता है, जो भी पेयर होता है वो हमेशा डबल हो जाता है, डबल ही नंबर, तो हमेशा दो कॉपीज़ होती है। तो ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, तो
46 इन नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम, तो भाई यहाँ पे लिखा है 46 इन क्रोमोसोम। वन कॉपी कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड वन कॉपी कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट। सिंपल। क्या है, इन मेल्स एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट अनइक्वल पेयर। मेल में क्या होता है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और हम फीमेल्स में सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तभी तो जो चाइल्ड का जो सेक्स है वो बॉय होगा कि गर्ल, ये डिटरमाइन करता है मेल से पता चलता है, क्योंकि उसके पास तो एक्स और वाई दो क्रोमोसोम है, अनइक्वल क्रोमोसोम है, और फीमेल्स के पास दोनों सेम ही होता है, एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स हो गया तो फीमेल्स होगा, और अगर एक्स वाई हो गया तो मेल होगा। सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसलिए इसको अलग अलग कलर से दिखाया गया है, पिंक ब्लू। पिंक वाली सिस्टर है, ब्लू वाली ये सिस्टर हैं आपस में। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, होमोलोगस, ये सब चीज़ें तो आप लोग डिटेल लेक्चर में पढ़ लेना। ओके। फिर क्या होता है ये होमोलोगस, और होमोलोगस का मतलब पता होगा, होमो मतलब सेम सेम, ये आप सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो वही लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस इसलिए बोला गया है क्योंकि सेम जीन्स आर प्रेजेंट एट सेम लोकस। ओके। ये सिस्टर हो गई, ये आपस में सिस्टर हो गई। अब देखो ये दोनों को देखो, ये नॉन सिस्टर है ना, ये दोनों नॉन सिस्टर है, पिंक ब्लू, ये आपस में सिस्टर नहीं है, तो इसलिए वो लिखा हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो मैं ये सब मतलब कि याद करने का एक ट्रिक बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट थ्योरी जिसको जानना है तो वो अपना पढ़ लेगा, सिर्फ ये याद करने का तरीका है। इन देम क्रॉसिंग ओवर, ये दोनों में क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स। वेरिएशंस, मियोसिस में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, बेटर चांसेस ऑफ एडेप्टेशंस और इवोल्यूशन। यही हमारा माइटोसिस में क्या था कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, नो क्रॉसिंग ओवर, नो इवोल्यूशन, रीजनरेशन। और हमारा क्या है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न होता है, ये इसमें वेरिएशंस होते हैं, बेटर चांसेस ऑफ एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि भाई साहब इसको जो नहीं पढ़ा तो मतलब कि वो पाप कर दिया है। ये एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक है, फेजेस ऑफ मियोसिस। ओके। इसमें ये जो है, तो इसमें देखो इंटरफेस तो पढ़ ही लिया है, G1 फेज़ और G2 फेज़। ओके। मियोसिस में क्या होता है, दो होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीज़न, और मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीज़न। अब रिडक्शनल डिवीज़न में क्या आता है, कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सेम चीज़ सब कुछ रिपीट होगा, बस दिमाग लगा के याद करना, नहीं तो सब कन्फ्यूज़ हो, सब भूल भाल जाओगे। तो रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीज़न होता है, कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर से आ जाओ, कैरोकाइनेसिस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। सेम इसमें सेकंड कर देना है, ठीक है ना, सेकंड कर देना है। साइटोकाइनेसिस देख लो, छोटू सा इंटरकाइनेसिस, स्मॉल इंटरवल बिटवीन मियोसिस फर्स्ट। साइटोकाइनेसिस का इसमें काम क्या होता है, स्मॉल इंटरवल बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, बस इसको याद रखो। इसमें इसका मेन काम तो ये है, ये कैरोकाइनेसिस में प्रोफेज फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेज फर्स्ट फर्दर डिवाइड्स इन फाइव। ये देखो, इसको बहुत सारे क्या कहते हैं ट्रिक्स से, और बहुत ही फ़नी ट्रिक्स से सब याद करते हैं, तो वैसा ही मैं भी कुछ बताने वाली हैं, इसको याद करो। लता ज़रा पानी दे दो, लता ज़रा पानी दे दो। ओके, ये हो गया। एक और बताती हूँ, लहराती जुल्फ़ों पे दिल दीवाना। ठीक है, ये जी टीचर्स मैं पढ़ी हूँ सब अपना अलग अलग बताते हैं, तो मैं भी बता दे रही हूँ। लता ज़रा पानी दे दो, लहराती जुल्फ़ों पे दिल दीवाना, और सब अपने अपने से भी बना सकते हैं, जिसका जो मन हो, जिसको जिस तरीके से आता हो बना लेना। तो L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकेटीन, D फॉर डिप्लोटीन, और ये D फॉर डाइकाइनेसिस। ठीक है, इधर ये कुछ लिखा हुआ है नोट में, इसको रीड कर देती हूँ एक बार, उसके बाद इस पे आते हैं हम लोग। इन मियोसिस द डीएनए इज़ रिप्लिकेटेड ओनली वंस। मियोसिस में बाद कुछ भी हो, डीएनए हमेशा रेप्लिकेट करता है एक ही फेज़ में, वो है एस फेज़, ये नहीं भूलना है बस। बट डिवीज़न ऑकर ट्वाइस, जाहिर सी बात है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड है तो दो बार रेप्लिकेशन होगा ना, तो मियोसिस सेकंड है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, यही चीज़ लिखा है। और रिडक्शनल इन नेचर, याद रखना है। नोट, नो डीएनए रेप्लिकेट ऑकर्स इन इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ये याद रखना। मैंने कहा एस फेज़ में मतलब रेप्लिकेशन कहीं भी देखो, डीएनए रेप्लिकेशन कहीं भी देखो नाम, और वहाँ एस फेज़ देख जाओ आसपास, तो बस वही टिक मार दो, आँख बंद नहीं, आँख बंद करके नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट फिर मारना है। If we start from a diploid cell, two haploid cells are formed at the end of meiosis first reductional, and total 4 haploid cells are formed at the end of meiosis second equational. Okay, चलो next. So लेप्टोटीन, यार ये तो मुझे भी ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को क्या ही दिखेगा कैमरा में, मुझे तो सामने से कुछ नहीं दिख रहा है ठीक से, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। मैंने नोट्स बनाए हैं लिख के, ये नहीं है कि मैं पूरा बुक पे ही डिपेंड रहती हूँ, पहले उसका